गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सभी बात करेंगे क्लास 11th के मोशन चैप्टर के बारे में। मोशन चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण, यानी कि सर आइजक न्यूटन ने गति से संबंधित जो भी इक्वेशन दिया था उस इक्वेशन को आज हम लोग समझेंगे भी और उसे साबित भी करेंगे। तो चलिए बात करते हैं गति के समीकरण पर। गति के समीकरण इंग्लिश में इसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि सर आइजक न्यूटन ने अपने जीवन काल में गति के समीकरण को स्टडी करके उन्होंने बतलाया कि गति के जो समीकरण जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, जिन्हें v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के नाम से जानेंगे। तो गति के समीकरण कहने का मतलब क्या है कि कोई भी वस्तुएं यदि गति में होती हैं, मोशन में होती हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके माइंड में। जैसे सर आइजक न्यूटन ने सोचा कि यदि कोई वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है, गतिशील है, तो यदि यह 10 सेकंड तक चलती है और 10 सेकंड तक चलने के बाद यदि यह रुक जाती है, तब यह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था में रेस्ट पोजीशन में है, रुकी हुई है, और यदि इसे कोई हम फोर्स लगाते हैं और फिर यह गति में होता है, तब गति में होने के बाद यह कितनी देर में कितनी दूरी तय करेगी, या इतना दूरी को तय करने में मान लिया कि 10 मीटर तक जाता है, 10 किलोमीटर तक जाता है, तो उतना दूर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो तरह तरह के क्वेश्चन था न्यूटन के माइंड में। सर आइजक न्यूटन ने सोचा कि यदि कोई वस्तु मान लिया जाए कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण के हिसाब से चल रही है और उसका वेग सपोज डैट 20 मीटर पर सेकेंड या 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब इस परिस्थिति में वह वस्तु यदि रुक जाती हो या फिर नहीं रुकती हो, तो किस सिचुएशन में कितना वह डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कितना उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो सकता है। तरह तरह के क्वेश्चन था न्यूटन के माइंड में। आखिर ऐसा क्यों न रहता, क्योंकि मान लिया जाए कि यदि कोई व्यक्ति है या फिर कोई कार है और यह मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो यहाँ से हमारे मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि इसका वेग क्या होगा, इसका अंतिम वेग क्या होगा, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, यह 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, इसका त्वरण क्या होगा। तो ढेर सारा माइंड में उनका क्वेश्चन था कि इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा u, इसका अंतिम वेग क्या होगा v, यह कितनी दूरी तय करेगा s, है ना, और इसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा, इसमें टाइम कितना लगेगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए सर आइजक न्यूटन ने कुछ वर्ष तक इस पर स्टडी किया। स्टडी के पश्चात उन्होंने गति से रिलेटेड मुख्य रूप से 3 समीकरण प्रस्तुत किए फिजिक्स में, जिन्हें न्यूटन के गति के समीकरण के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करेंगे कि गति के समीकरण कौन कौन से होते हैं, उस पर हम लोग अभी जिक्र करेंगे। तो सर आइजक न्यूटन ने गति के कितने समीकरण दिए, तो इन्होंने 3 समीकरण दिए। सर आइजक न्यूटन ने गति के कितने समीकरण दिए, 3 समीकरण दिए, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा गति का समीकरण होता है, तो एक होता है आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है आपको s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है आपको लास्ट v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब यहाँ पर जो है
आप लोग सभी लोग जानते हैं इस बात को। v जो होता है अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a एक्सीलरेशन त्वरण होता है, t टाइम समय होता है, s जो हो गया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दूरी या विस्थापन हो जाएगा, आपको a त्वरण हो जाएगा, इसमें भी कोई 2 जो है 1/2 जो है a कांस्टेंट टर्म है, v स्क्वायर यहाँ भी v जो है कि अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, s जो होगा क्या हो जाएगा दूरी या फिर विस्थापन हो जाएगा। तो इन सभी इक्वेशन का, इन समीकरण का नाम दिया गया। इसे बोला गया गति का पहला समीकरण, इसे बोला गया गति का दूसरा समीकरण और इसे बोला गया गति का तीसरा समीकरण। यानी न्यूटन ने गति के जो 3 समीकरण दिए, इन तीनों समीकरण को न्यूटन के गति का पहला समीकरण भी कह सकते हैं, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण और न्यूटन के गति का तीसरा समीकरण। अब इन तीनों समीकरण को हम लोग साबित करेंगे। क्या पता चलता है? पहला समीकरण से हमें क्या पता चलता है कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ रहेगा, अंतिम वेग दिया हुआ रहेगा, प्रारंभिक वेग हमें मालूम नहीं है, त्वरण मालूम है, समय मालूम है, तो हमें ये चीज़ निकल जाएगा। मतलब इसमें कितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं? 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4। यदि 3 का वैल्यू हमें पता है तो चौथा का वैल्यू निकल जाएगा। 3 कोई भी वैल्यू हो सकता है, t मालूम है, a मालूम है, v मालूम है, u निकलेगा, u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है, a निकलेगा। उसी प्रकार से इसमें भी फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं? 1 2 3 और 1 4। इसमें भी 3 वैल्यू आपको मालूम है, चौथा वैल्यू ऑटोमेटिक निकलेगा। यहाँ भी फिजिकल क्वांटिटीज 1 2 3 और 1 4, 3 वैल्यू मालूम रहेगा, चौथा वैल्यू ऑटोमेटिक निकलेगा। तो इस प्रकार से अब ये तीनों समीकरण जो दिया गया है वह गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है, इसकी जांच हम लोग करेंगे। तो इसे साबित करने के लिए जो मुख्य रूप से आपको विधि पढ़ना है क्लास 11th में, 2 विधि से प्रूव करना है। एक आप इसे ग्राफीय विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं और एक आप मैथमेटिकल मेथड यानी कि गणितीय विधि से भी इसे आप प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे पहले गणितीय विधि की बात करेंगे और उसके बाद जब आपको नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले आपको ग्राफ समझाऊंगा, ग्राफ के टाइप्स समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसे ग्राफीय विधि से भी साबित करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको एक एक करके तीनों इक्वेशन को प्रूव करता हूं कि किस प्रकार से गणितीय विधि से प्रूव किया जा सके। तो आप कॉपी में भी अपना नोट करते रहिए। प्रूव डेट v इज इक्वल टू u प्लस AT। अब ये साबित करना है कि v बराबर u प्लस AT कैसे होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? गति के पहला समीकरण, यानी न्यूटन के गति का पहला समीकरण। तो न्यूटन के गति के पहले समीकरण को हम लोग गणितीय विधि से सिद्ध करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसके पिछले वीडियो में मैंने त्वरण के बारे में बतलाया था। तो त्वरण का सूत्र क्या था? त्वरण से रिलेटेड, त्वरण की परिभाषा से, सिंस v नो डेट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। त्वरण का यह सूत्र है कि a बराबर होगा v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो त्वरण का यह जो सूत्र जो है, इस सूत्र की मदद से हम लोग देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। अब a के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे अपने मन से 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 1 से v माइनस यू में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आपको मिलने जा रहा है? v माइनस यू। a से t में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा? AT। अब क्या करेंगे? इम्प्लाइज v माइनस यू इस तरफ है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस यू हो जाएगा। पहले से क्या इसमें मौजूद है? AT पहले से है, माइनस यू उस तरफ गया तो प्लस यू हो गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर v इक्वल टू यू प्लस AT। प्लस में है AT तो v इक्वल टू यू प्लस AT। प्रूव्ड। यह आपको प्रूव्ड हो गया। किस विधि से प्रूव्ड हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गणितीय विधि से यह सिद्ध हुआ
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गति के दूसरे समीकरण के बारे में। पहला समीकरण आपको समझ में आ गया, आप यहाँ भी इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर v इज इक्वल टू, इसी को सजा कर लिख देंगे, u प्लस ए टी। यह आपको प्रूव्ड हो गया है ना। नीचे जरा सा नज़र नहीं आ रहा था आप सभी को वीडियो में, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। अब जो है हम लोग प्रूव करेंगे गति के दूसरे समीकरण को। न्यूटन के गति के दूसरा समीकरण क्या है आपका, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूव करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, हम लोग औसत वेग के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में, औसत वेग के बारे में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, औसत वेग में क्या था, औसत वेग में हमारा था वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। औसत वेग में क्या लिखेंगे, कुल विस्थापन, मैंने इसको भी पढ़ा दिया है पहले, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब देखिए यहाँ पर कुल विस्थापन बटा कुल समय जो है, मूल रूप से यहाँ पर किस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, औसत वेग को v एवरेज भी लिख सकते हैं या फिर इसे v बार लिखते हैं। औसत वेग को ए वाला ऊपर वाला लाइन जो है इसके क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, BAR बार, यानी v बार औसत वेग इज इक्वल टू कुल विस्थापन को s और कुल समय को मान लिया कि लिख दिया t, यानी औसत वेग बराबर क्या हो गया, कुल विस्थापन बटा कुल समय। यानी कि आपको इसे याद रखना है, औसत वेग v बार या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, v एवरेज भी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ठीक है, यानी औसत वेग को इतना लिखा जा सकता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब देखेंगे कि एक आपको फॉर्मूला है जो आपको v बार से रिलेटेड है। v बार को किस प्रकार से लिखा जाए, एक जो है आपको बताया गया यहाँ पर कि औसत वेग जो होता है वह कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है, परंतु एक जो है v बार बराबर जो है हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v बाई टू। कहाँ से आ रहा है फार्मूला, इस फार्मूला को हम लोग किस हिसाब से लिख रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, परंतु आप शॉर्ट में समझिए जरा सा कि u जो है कि प्रारंभिक वेग है, v जो है अंतिम वेग है। यहाँ पर कितना हो गया वेग, 2 वेग हो गए, 2 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आप अपने ढंग से इसको जरा सा यहाँ पर समझिए। औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो कितने राशि हैं, कितने भौतिक राशि हैं, 2 भौतिक राशि हैं, एक प्रारंभिक भौतिक राशि है प्रारंभिक वेग, और एक अंतिम वेग जो है ये भी भौतिक राशि है। ये 2 हो गए, दोनों को जोड़ करके, माने औसत में क्या होता है, जितना टर्म है उसको जोड़ करके उतनी से भाग दिया जाता है। यहाँ पर 2 टर्म हम लिए हैं, u और v, दोनों को जोड़ करके 2 से क्या किया, डिवाइड किया। अब बात करते हैं कि v बार के जगह पर u प्लस v बाई टू लिख सकते हैं। चलिए तो इसको भी नोट कर लेते हैं कि v बार के जगह पर हमें क्या लिखना है, u प्लस v बाई टू लिखना है। चलिए अब v बार बराबर क्या लिख सकते हैं, s बाई टी भी लिख सकते हैं, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिंस v बार इक्वल टू s बाई टी, हमें प्रूव करना है s बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं है तो 1 है, s से 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया s, फिर क्या बचेगा यहाँ पर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे v बार इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर v बार के जगह पर क्या लिख सकते हैं, u प्लस v बाई टू इंटू टी, यहाँ पर इम्प्लाइज क्या है, s है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग चलते हैं, इसको मान लिया जाए कि हम इक्वेशन मान लेते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं v का वैल्यू। तो v का वैल्यू क्या होगा, s इज इक्वल टू u और प्लस v का वैल्यू, v बराबर अभी तुरंत प्रूव किए u प्लस ए टी, यानी कि v का सूत्र जो होता है u प्लस ए टी होता है। यानी कि गति के पहला समीकरण से हम लोग लिख सकते हैं v बराबर v के जगह पर u प्लस
80, ठीक है, डिवाइड 2, इनटू में क्या है आपको t है। अब देखिए s इक्वल टू u और u मिलकर कितने u हो जाएंगे, 2u हो जाएंगे, प्लस 80 हो जाएंगे, डिवाइड 2 इंटू टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, 2 से दोनों में डिवाइड कर देंगे या t से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है, कर सकते हैं आगे पीछे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा अभी तुरंत। इसके नीचे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगा। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू 2u/2 और प्लस अलग अलग लिखते हैं 80/2 और इनटू में क्या है आपको t है। 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, u से t में मल्टीप्लाई कीजिए तो ut प्लस a और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो t पहले से था, एक और t आया, t² डिवाइड 2, यानी s बराबर हमें क्या मिला, ut प्लस 80² 2। इसी को लिख सकते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ 1/2 80²। ये आपको प्रूव्ड हो गया गणितीय विधि से। क्या प्रूव्ड हो गया, गति के, न्यूटन के गति के दूसरा समीकरण प्रूव्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट जितना जल्द हो सके ले लीजिए। अब मैं बात करूंगा न्यूटन के गति के तीसरे समीकरण के बारे में। न्यूटन के गति के तीसरा समीकरण जो है से क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में भी अपने नोट करते जाइए, और यदि किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रॉब्लम को रखिए, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए बात करते हैं अब गति के तीसरे समीकरण के बारे में। गति के तीसरा समीकरण क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि प्रूव्ड करेंगे हम लोग v² बराबर u² प्लस 2s, यानी कि अब हम लोग प्रूव्ड करेंगे v² बराबर u² प्लस 2s। प्रूव डेट v² बराबर u² प्लस 2s। देखिए, तो पहले समीकरण को जब प्रूव किया हमने तो त्वरण का जो परिभाषा था वहाँ से हेल्प लिया। दूसरे समीकरण को जब प्रूव किया तो पहले समीकरण का हेल्प लिया, v बराबर u प्लस 80 को पुटअप किया। अब तीसरे समीकरण को जब प्रूव करेंगे तो मैं दूसरे समीकरण का हेल्प लेने जा रहा हूँ, यानी कि सिंस वी नो डेट चूँकि हम लोग जानते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80², इस बात को हम लोग जान रहे हैं, s इक्वल टू इतना होता है। अब देखिए यहाँ से, अब मैं क्या करूँगा कि t के जगह पर t का वैल्यू लिखूँगा। मतलब हम लोग पहले से जो जान रहे हैं फॉर्मूला a इक्वल टू v-u/t, इस सूत्र को हम लोग जानते हैं, ठीक है, या फिर इस सूत्र को भी जान रहे हैं v बराबर u प्लस 80। यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो v है प्लस u इधर आया तो v-u 80, t का वैल्यू क्या होगा, ये गुना में है a, नीचे आएगा तो डिवाइड में, यानी कि t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं v-u, और गुना में है नीचे आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मतलब समीकरण के दूसरे तरफ गया तो साइन चेंज हो जाता है। तो a है मल्टीप्लाई में RHS साइड में, तो LHS साइड में जब आएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो t बराबर v-u/a, या फिर शॉर्ट में ऐसे भी आप समझ सकते हैं a बराबर v-u/t। t के जगह पर हम ले जाएंगे a को और a के जगह पर ले जाएंगे t को, तो t बराबर v-u/a। तो क्या करेंगे, t के जगह पर लिख देंगे v-u/a, u t के जगह पर हम लोग लिखेंगे v-u/a प्लस हाफ a t², t के जगह पर क्या लिखेंगे v-u/a, और इसका पूरा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए s इक्वल टू u से v में गुना किया तो u भी, माइनस u से u में गुना किया u² डिवाइड a,
और आपको इधर क्या बच गया प्लस हाफ ए, यानी ए से 1 में मल्टीप्लाई किया तो a/2। अब यहाँ पर जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab तो 2u भी लिख दिए, डिवाइड पूरा का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर हो गया। a का स्क्वायर का मतलब क्या है, a गुने a, 2 ठो a है, एक a से एक a कैंसिल हो गया तो एक a बचा। अब इसको किस ढंग से लिखते हैं देखते हैं यहाँ पर। अब जो है इम्प्लाइज s इक्वल टू यू भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड a। अब यहाँ पर क्या करते हैं 2 से में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a, इसके बाद क्या लिखेंगे भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। अब यहाँ पर क्या करते हैं 2a और a एलसीएम ले लेते हैं, 2a एलसीएम हो जाएगा, 2a और a का एलसीएम होगा क्या 2a हो जाएगा, a से इसमें भाग देंगे 2 बचेगा, 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो u भी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u भी माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a से 2a में भाग देंगे 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस का तस भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी। ठीक है, अब देखिए माइनस 2u भी से प्लस 2u भी क्या हो जाएगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा आपको भी स्क्वायर बचा माइनस 2u स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर, मतलब 2u स्क्वायर में से एक यू स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या बचेगा यू स्क्वायर बचेगा, लेकिन साइन किसका लिखेंगे बड़ा का लिखेंगे, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़ा का रहता है, तो यू स्क्वायर से 2u स्क्वायर बड़ा है इसलिए माइनस यू स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा माइनस यू स्क्वायर। अगर 2u स्क्वायर में से यू स्क्वायर माइनस करना रहता तो प्लस यू स्क्वायर बचता, लेकिन माइनस 2u स्क्वायर में से यू स्क्वायर जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या बचा आपको भी स्क्वायर ए वाला बच गया, इस दोनों को माइनस किया तो माइनस यू स्क्वायर बटा में 2a। यहाँ पर पहले से क्या है आपको s है, कुछ नहीं है यहाँ तो 1 है, 1 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से कीजिएगा मल्टीप्लाई तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a से s में गुना कीजिए 2as। अब देखिए फाइनली क्या लिख देंगे भी स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर उधर गया तो प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। यह जो हो गया आपको प्रूव्ड हो गया गति का तीसरा समीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पहले ग्राफ के बारे में, ग्राफ के टाइप्स के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग ग्राफीय विधि से भी इन तीनों समीकरण को प्रूव्ड करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसे शेयर भी करें। थैंक यू।